कैसे हैं आप सब। आई एम विशु वर्मन, आप सभी का यार यूपीएससी मेंटोर। जैसे कि आप सबका वेलकम है सीएससी गुरुकुल चैनल पे। और आप सब जानते हैं कि सीएससी गुरुकुल आपके लिए जो स्टार्ट की हुई इनिशिएटिव है, उसमें हमने यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज इकोनॉमी को सीरीज किया गया है, स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको 15 ईयर्स के इकोनॉमी पीवाईक्यूज में आपको करवा रहा हूँ विद कॉन्सेप्ट एंड लॉजिकल अप्रोच पर। ज़्यादा फोकस हमारा कॉन्सेप्ट पे रहता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है तो लॉजिकल ऑटोमेटिक आप अप्रोच को अप्लाई कर दोगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो गया इकोनॉमी का। जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है फाउंडेशन की इकोनॉमी की, 24 वीडियोज़ है, उसको देखिए आप। उसको यदि आपने देख लिया है तो आपका बेसिक काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 1.5 की स्पीड उस वीडियो को जाके देखिए, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि सीसेट को मैंने बीच में थोड़ा सा होल्ड पर रख दिया है। नंबर सिस्टम मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, जाके करिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम से मैथ के पोर्शन में सीसेट में आपको 15 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन तक के बीच में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो जाइए नंबर सिस्टम को कंप्लीट कीजिए और जल्दी मैं आप लोगों को मतलब उसको होल्ड पे से हटा के हम कंटिन्यू करेंगे इसी सेट को, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आइए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इकोनॉमी का। जैसे मैं 2019 के हम आज पीवाईक्यूज कर रहे हैं इकोनॉमी के, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बोला क्या गया है, कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। देखिए ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, 2019 में, ठीक है। बट ये जो स्टेटमेंट है ये 19 के आसपास की स्टेटमेंट है, तो हमको इस बारे में पूरा मान लो श्योरिटी नहीं है, तो हम इस पर थोड़ा सा टिक मार कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जब भी आप एलोकेट करते हैं कोल ब्लॉक्स, या आप बोल सकते हो किसी को टेंडर देते हैं, तो किस बेस पे देते हैं। आप कहोगे सर हम बोली लगती है हमारे यहाँ, क्या लगती है, बोली लगती है, उस बेस पे तो देते हैं, लॉटरी के बेस पे देते हैं। लॉटरी वाला सिस्टम अब फिनिश हो गया है, हम बोली वाले सिस्टम पर काम करते हैं। किस पर, बोली वाले सिस्टम पर। बोलते हैं ना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलेगा जिसकी जितनी बोली ज़्यादा है ना। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि स्टेट नंबर सेकंड इज रॉन्ग। अब मान लो आपको इस बारे में नहीं भी पता, तो हम थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ अब इंडिया इज अ सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। क्या हम बिल्कुल इतने मतलब बोल सकते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं कोल प्रोडक्शन पर कि हमको अब कोल इंपोर्ट की नीड ही नहीं होती है। बताइए क्या आपको ऐसा लगता है? बताइए क्या ऐसा लगता है आप लोगों को कि हो सकता है? आप कहोगे नहीं सर, कोल तो हमारे यहाँ आता है। कोल तो हम अभी ऑस्ट्रेलिया से भी मंगाते हैं ना। कोल हम किस किस से मंगा रहे हैं? आपको पता है कि हमारे यहाँ जो कोल होता है, जो हम कोयला यूज़ कर रहे हैं अभी भी, हम कुकिंग, मान ली कुकिंग स्टील के लिए जो कुकिंग कोल बोलते हैं इसको, हम इसको स्टील में यूज़ करते हैं, स्टील के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है। अब भी हम इसको क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड, हाई ग्रेड कोल है हमारे पास, हाई ग्रेड कोल नहीं है। पहली बात, हाई ग्रेड कोल को हम अभी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हाई ग्रेड जो कोल है उनको हम इंपोर्ट करते हैं, ध्यान रखना। और अभी भी हम किससे इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता होगा, हम ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया से हम भी अभी तक इन प्रेजेंट तक भी हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं कोल। तो हमको पता चल गया कि यार स्टेटमेंटली थोड़ा सा एक्सट्रीम बोली गई है कि हम इतने सफिशिएंट हो गए कि यार हमको कोल की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इंपोर्ट करने की। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। देखो आप सीधे से बात है, फर्स्ट और सेकंड का आपको नहीं पता है, लेकिन थर्ड का पता है कि थर्ड रॉन्ग है, तो कर दीजिए थर्ड गलत। तो आप सीधा सिंपल कहाँ गए, अपने आंसर पे आ गए हैं। तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ ए ओनली, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बोला गया है, ये बात हकीकत है कि हमने कोल सेक्टर को वाज नेशनलाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी, ठीक है, इंदिरा गांधी सरकार की। ये बात है 1971 की, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें हमने कुकिंग कोल माइंस जो है उनको नेशनलाइज किया था 1973 के बीच में। हमने किनको किया था कोल, मतलब नेशनलाइज किसको किया था, कुकिंग वाले कोल है, कुकिंग कोल को हमने नेशनलाइज किया था, ठीक है। और 1973 में ही हमने नॉन कुकिंग कोल को भी नेशनलाइज कर दिया था। इस टाइम इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इतनी बात आ गई, आप लोगों को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में होनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा क्या होता है कि आप जब पेपर में बैठते हो ना, आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपको थोड़ा सा माइंड को क्या रखना होगा, काम रखना होगा, शांत रखना होगा। यदि आपका माइंड शांत है, पीसफुल है, तो आप अच्छे से चीज़ों को कर जाओगे। दूसरी बात, आपको चाहिए ऐसी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, आपको कम से कम पीवाईक्यूज को अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। ये अप्रोच लगा के, जैसे मैं अब आपको जो अप्रोच बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ेगा क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि मोस्ट ऑफ द इंडिया एक्सटर्नल डेबिट इज ओड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज, ठीक है। जितना भी हमारा एक्सटर्नल डेबिट है, जो हमारा एक्सटर्नल
जस्ट वेट, पेन को लाइट कर लेता हूँ। यस, जितना भी हमारा एक्सटर्नल डेबिट है, ठीक है, इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज़ के द्वारा हुआ नहीं, ये गलत है। आप क्या पढ़ रहे हो, आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में आपको क्या बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सटर्नल डेबिट में जो पार्टनरशिप है वो सबसे हाई किसकी है, सबसे हाई है आप लोग की जो हमारा प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है ना, सॉरी, प्राइवेट कंपनीज है उनकी, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी, मान के चलिए जो हमारे एनआरआई डिपॉजिट हैं, एनआरआई डिपॉजिट्स आती हैं जो बैंक से रिलेटेड है, हमने बैंक्स मान लिया, ठीक है। सेकंड नंबर बैंक्स, और सबसे नीचे आता है जो माइनर है वो है गवर्नमेंट। कौन है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि मोस्ट ऑफ इंडियन एक्सटर्नल डेबिट इज ओन्ड बाय द किसका, प्राइवेट कंपनीज का, ना कि गवर्नमेंट का, ठीक है। तो सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट रॉन्ग एंड फर्स्ट रॉन्ग। सेकंड, ऑल इंडियाज एक्सटर्नल डेबिट इज डिनोमिनेटेड ऑफ यूएस डॉलर, मतलब जितना भी हम इंडिया का एक्सटर्नल, जितना भी हमारा उधार लिया है जो भी है वो सिर्फ डॉलर्स में है, सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर्स में है, ठीक है, और किसी चीज़ में नहीं है भाई। मतलब यूरोप से हमने कुछ नहीं लिया है, ठीक है, मतलब कहने का कि हमने अब तक उसका डेबिट नहीं लिया है एक्सटर्नल, ठीक है, यूरोप का खत्म हो गया, ठीक है। तो मतलब कहने का ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसमें सिर्फ यूएस डॉलर की बात की गई, जबकि हम तो यूरोप से भी कई बार हमको डेबिट लेना पड़ रहा है एक्सटर्नल, ठीक है। जापान से लेते हैं, यूरोप किस, हमको मान लो यूरोप है, कौन है, यूरोप है, यूरोप हमको क्या देगा, एक्सटर्नल डेबिट देगा, वो किस में देगा, डॉलर में तो नहीं देगा ना, वो तो यूरो में देगा। जापान है, जापान जो हमको उधार देगा वो किस में देगा, आपको सर वो येन में देगा, हम लेते भी हैं, समझ रहे हो आप सर। आप जब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि हमने किसको कितना लोन लिया है, किस देश को हमने लोन दिया है। जब हम देंगे तो वो रुपीज़ में देंगे ना, हम डॉलर में तो नहीं देंगे किसी को लोन। और जब लेंगे तो वो उस कंट्री से, जिस कंट्री से ले रहे हैं उसकी करेंसी में तो लेंगे ना। अब उसकी करेंसी हो सकता है डॉलर है या येन है या यूरोन है, ठीक है, या पाउंड है, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज रॉन्ग। तो हमने देखा कि दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो गई हैं, तो आंसर आ गया है आपका क्या, नाइदर 1 और 2, ठीक है। ये बेसिक है, इतना तो आपको पता होगा जब आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे होंगे ना, आप सीरियस एस्पिरेंट हो, ठीक है। सीरियस एस्पिरेंट के लिए क्वेश्चन हल्का है, भारी नहीं है, वो एग्जाम हॉल में माइंड से थोड़ा सा लॉजिकली समझे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको तो देखिए बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन दिस एसेट्स, ठीक है, टू कमर्शियल बैंक इन इंडिया। अब बताइए कमर्शियल बैंक में क्या एसेट्स नहीं है, बताओ। एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स, मनी एट कॉल ऑफ शॉर्ट नोटिस या डिपॉजिट। बताइए कौन सा कमर्शियल बैंक का एसेट नहीं है, कौन सा कमर्शियल बैंक के एसेट्स में इंक्लूड नहीं है, बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए। देखिए पहली बात, जब हम बात कर रहे हैं एडवांस की, हम इस ऑप्शन की बात कर रहे हैं आपके सामने, एडवांस की। एडवांस क्या है, जो बैंक को मिला है, जो बैंक ने कमाया है, ठीक है, समझ गए ना। एडवांस मतलब जो बैंक ने कमाया है, जो बैंक को मिला है, जो बैंक अर्न किया है, ठीक है, वो। डिपॉजिट जो लोगों ने जमा किया है। अब एक बात बताइए, आप एक बात खुद ही बताइए, ये बैंक है आपका, ये आप हो, आपने यहाँ गए, आपने अपना पैसा डिपॉजिट किया, अभी पैसा आपने डिपॉजिट किया, क्या आपने बैंक को दे दिया कि भाई तुम मेरा पैसा रख लो, नहीं ना। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है कि यार हम बैंक को थोड़ा बोलेंगे हमारा पैसा तू ही रख ले, ये तेरा हो गया भाई, हमने तेरे पास जमा करा है बस, एज ए सिक्योरिटी के पर्पज से हमने सेविंग के रूप में या सिक्योरिटी के रूप में, जिसमें हमने तेरे पास सबमिट करा है, पैसा तो है भाई मेरा ही, मैं इस पैसे का अधिकार तो मेरा ही है ना। तो ये जब अधिकार किसका है इस पैसे पर, कस्टमर का, जिसने जमा किया है, जिसका पैसा है। तो ये एसेट किसकी हुई है, ये एसेट किसकी, इसी की तो हुई ना, क्योंकि क्या है, डिपॉजिट है, इस बंदे ने बैंक में जाके डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट किया हुआ पैसा किसका है, इसका। ये तो एसेट किसकी हुई, कस्टमर की हुई, बैंक की तो नहीं हुई ना। तो मतलब आपको पता चल गया कि आंसर हमारा क्या है, कि बोला क्या गया, नॉट इंक्लूड द एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो यस, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कॉमन सेंस की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब बोला गया है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर कंट्रीब्यूटर या कंट्रीब्यूटर्स टू reducing द रिस्क ऑफ अ करेंसी क्राइसिस। किसकी बात करें, करेंसी क्राइसिस, ठीक है, जो करेंसी क्राइसिस का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करना, ठीक है, इसमें क्या कंसिडर कर रहा है, अब आप मुझे बताना, ठीक है। करेंसी क्राइसिस कब होती है, पहले बताओ, आप लोग बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ। चलो आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, है ना। आप मुझे बताइए करेंसी क्राइसिस कब होता है, बताओ, कौन बताएगा, कमेंट करिए, फिर मैं बताता हूँ। मतलब करेंसी क्राइसिस जब होता है जब किसी कंट्री के पास, मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के पास फॉरेन करेंसी, किसकी बात करें, फॉरेन करेंसी,
फॉरेन करेंसी जब क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो इससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी कम हो गई, जब फॉरेन करेंसी कम हो गई तो क्या आप इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आप मान के चलो आपके पास डॉलर में गिरावट आ गई, किस में आ गई, डॉलर में कमी आ गई, और आपको यूएसए से कोई चीज़ ऑयल इंपोर्ट करना है, यूएसए से ऑयल इंपोर्ट करना है, आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है इंडिया में, क्या करना है इंडिया में, क्या आप कर पाओगे, नहीं, क्योंकि यूएसए को आप पेमेंट किस में करोगे, डॉलर में तो करोगे ना, वो रुपीज़ में तो नहीं लेगा, वो डॉलर में लेगा आपसे, तब आपको ऑयल देगा, बट आपके डॉलर में क्या आ गई है, गिरावट आ गई है, तो आप इंपोर्ट भी नहीं कर पाओगे, इंपोर्ट मुश्किल हो जाता है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, रुपये, अब आप डॉलर खरीदोगे, अब आप क्या करोगे, आपके पास डॉलर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप पैसे दोगे, मतलब आप अपना गोल्ड रखोगे, या मान लीजिए इंडिया है, ये सपोज इंडिया है, इंडिया बोलेगा भाई आप मेरे से गोल्ड ले लीजिए, मैं आपको इतना गोल्ड दे रहा हूँ, आप मुझे इतना डॉलर दे दीजिए। मान लो इसने इंडिया ने 5 kg गोल्ड यूएसए को दे दिया, यूएसए ने गोल्ड खरीद लिया, तो यूएसए पेमेंट किस में करेगा, आपका वैसे डॉलर में, और जब यूएसए पेमेंट डॉलर में करेगा तो हमारी फॉरेन करेंसी में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, सिंपल है, बढ़ोतरी होगी, क्योंकि डॉलर आ गया हमारे पास, ठीक है। बट रुपी क्या होगा, वो गिर जाएगा, रुपीज़ क्या हो जाता है, इसमें गिरने लगता है, जो हमारी करेंसी है, जो रुपी है आपका, जो रुपी है वो क्या करना है, तेज़ी से गिरने लगता है, ये बात ध्यान में आ गई, ठीक है। इससे बचने के लिए, इन सब चीज़ों से हमसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमें चाहिए, इन सबसे बचने के लिए हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है, एक तो ही चाहिए। दूसरा, रेगुलर डॉलर में, डॉलर का इन्फ्लो हमारे देश में होते रहना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया मैंने, करेंसी क्राइसिस कब होता है, जब हमारे फॉरेन करेंसी में गिरावट होने लगती है, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं। अब इसमें बोला है कि जो भाई करेंसी क्राइसिस के रिस्क को कौन कम करेगा, वो स्टेटमेंट बताइए। पहला स्टेटमेंट, द फॉरेन करेंसीज अर्निंग्स ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर, यस, जब इंडिया आईटी सेक्टर बाहर सर्विस देगा, इंडियन आईटी सेक्टर की कंपनियां जो है यूएसए में या अदर कंट्रीज में जब क्या करेंगे, अपनी सर्विस देंगी, तो सर्विस के दौरान उनको क्या मिलेगा, उनको अर्निंग होगी ना, उस वेट सर्विस के दौरान उनको क्या होगी, अर्निंग होगी। और अर्निंग किस में होगी, जिस देश में वे सर्विस दे रहे हैं, मान लो यूएसए में सर्विस दे रहे हैं, तो उनको अर्निंग किस में होगी, डॉलर में होगी, सिंपल सी बात है। तो हाँ भाई, हमारे यहाँ क्या होगा, जो हमारा फॉरेक्स करेंसी रिजर्व है, ठीक है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, फॉरेक्स रिजर्व हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, यस, ये हमारे रिस्क को कम करेगा, स्टेटमेंट राइट, वन इज राइट। बस समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, स्टेट नंबर 2 पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। भाई एक्सपेंडिचर यदि गवर्नमेंट करने लगी तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। अब कहोगे सर कैसे, आइए मैं बताता हूँ, यहाँ देखते हैं, वेट, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एक बात बताइए आप मुझे, गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर जो है वो क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, ज़्यादा पैसा बहाने लगी, मतलब बांटने लगी, खर्चा ज़्यादा करने लगी, तो क्या होगा, पहली बात है, मान लो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, मतलब कैसे, आपने देखा, गवर्नमेंट ने देखा कि हम भाई बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, स्कीम्स, गवर्नमेंट ने 2-4 स्कीम्स एकदम से खोल दी, ओपन कर दी, स्कीम में लगता है पैसा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सब्सिडी भी देने लगी गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ भी बढ़ा दी है, तो क्या हो गया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो बढ़ गया है ना, बढ़ गया, अर्निंग नहीं हो रही, रेवेन्यू नहीं हो रहा, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, आपको सर हमको घाटा होता है, कैसा होता है, फिजिकल डेफिसिट होगा हमको, सिंपल सी बात है, फिजिकल डेफिसिट होगा, ये इंक्रीज होगा। अब इंपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा आने लगा, जब लोगों की जेब में पैसा, बस देखो सरकार खर्चा करेगी, जो पैसा सरकार अब खर्चा कर रही है वो किसके पास जा रहा है, वो जनता के पास जा रहा है, सब्सिडी मिलने लगी लोगों की, तो मतलब जहाँ पहले हम मान लो गेहूँ लेने के लिए 1000 रुपये देते थे, मान के चलिए 1000 रुपये पर कुंटल, गवर्नमेंट ने बोला हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, 500 रुपये आप दीजिए, बाकी 500 रुपये हम देंगे। अब तो क्या वो जेब में 500 रुपये बच गए कस्टमर के, तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों की जेब में पैसा आ गया है, तो वो इंपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, इंपोर्ट बढ़ेगा, जब इंपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी करेंसी क्या होगी, कमजोर होगी, बिकॉज जब इंपोर्ट बढ़ता है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, यही तो बताया था, ये इंपोर्ट वाली तो बात बताई नहीं मैंने, यदि ऑयल इंपोर्ट करना है तो आप किस में करोगे, यूएसए को पेमेंट डॉलर में ही तो करोगे ना, तो आपकी जेब में पैसा आ गया, आपने बाहर से सामान खरीदा, लेकिन पेमेंट करना किस में, आपको डॉलर में करना है या येन में करना है, ठीक है, तो इंपोर्ट बढ़ा, नुकसान हो गया, ठीक है, लोगों की जेब में पैसा आने लगा, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन महंगाई क्या होगी, बढ़ने लगेगी, सिंपल है, ठीक है। प्रेशर किस पे आएगा, प्रेशर आएगा हमारे रुपीज़ पर, और रुपीज़ पे पैसा आएगा तो रुपीज़ क्या होगा, गिरेगा, हमारा कम होगा, हमारी करेंसी क्या होगी, कमज़ोर होगी इन सबसे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। मेरी बात समझ में आप लोगों को, जिनको भी ये नहीं पता कि मैं क्या बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन के बारे में क्यों बता रहा हूँ, रुपये कैसे गिरेगा, ये सब कैसे होगा, मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में बताया है। फुल लेक्चर के लिए जाइए, मेरी 24 वीडियोस इकोनॉमी की प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, आप ऑटोमेटिक सब चीज़ें समझ जाओगे, विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझा रखा है वहाँ पर, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो हमने देखा भाई हाँ, इंक्रीज होगा यदि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, तो रिस्क बढ़ेगा, घटेगा नहीं, तो स्टेट नंबर 2 इज गलत, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि वो बताइए, वो स्टेटमेंट बताइए, वो फैक्टर बताइए जो करेंसी रिस्क को रिड्यूस करे, ना कि बढ़ाए, तो सेकंड रॉन्ग हो गया, फर्स्ट राइट है हमारे पास। अब देखते हैं 2 स्टेट हमारे पास आती है निकलते, रेमिटेंस फ्रॉम इंडियंस अब्रोड, ये स्टेटमेंट इज राइट, यस,
और आपको तो पता है कि रेमिटेंस रिसीव करने में इंडिया टॉप पर है, फर्स्ट नंबर पर आता है, ठीक है। तो यस राइट, रेमिटेंस मतलब कि मतलब कहने का ये है। अब आप एक बात बताइए, आप यहाँ रह रहे हो, आप यहाँ रह रहे हो, आपका एक मेंबर यूएसए में रह रहा है और ये आपकी बाकी फैमिली इंडिया में रह रही है, वो आपको डॉलर में पेमेंट कर रहा है, क्या भेज रहा है, डॉलर में अपनी सेविंग्स भेज रहा है या अपनी सैलरी भेज रहा है कि भाई मेरा परिवार खुश रहे, घर चलता रहे। अब ये डॉलर, ये बैंक है, ये क्या है, बैंक है, मान के चलिए आरबीआई है या कोई बैंक मान के चलिए आप, ठीक है। ये जाएगा यहाँ पैसा, ठीक है, इस बैंक में जाएगा, डॉलर ये लोग रख लेंगे, डॉलर ये बैंक रख लेगा और नीचे क्या जाएगा, रुपये में जाएगा। ये पैसा कन्वर्ट होकर किस में जाएगा, रुपीज़ में जाएगा। इंडिया में डॉलर वैसे तो नहीं चलता ना, हमारी जो लीगल टेंडर करेंसी हो गया रुपया है, तो भाई इंडिया में तो रुपये चाहिए, तो डॉलर कौन रखेगा, ये बैंक रख लेगा। डॉलर की जो वैल्यू बनेगी वो रुपीज़ में डाल देंगे इनके परिवार के पास, समझ गए ना मेरी बात। तो ये क्या कर रहा है, डॉलर हमारे पास आ रहा है ना, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो स्टेट नंबर 3 इज राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ, मेरा मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे होता है, क्योंकि बच्चे का रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का और आप लोग समझ भी जाओगे। मैंने अपने प्रीलिम्स जब निकाले हैं, 4 टाइम्स मैंने प्रीलिम्स निकाले हैं, है ना, और 3 टाइम्स मैंने मेंस लिखा है, इस बात का ध्यान रखना। तो इतना एक्सपीरियंस बोलता है, हाँ मैं आपको प्रीलिम्स करवा दूंगा और मेंस भी बड़े आराम से, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइएगा, जस्ट वेट, मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा। और बाकी आप सब मेहनत मार रहे हो ना, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, है ना, सर ऐसे से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना जरूर समझूंगा, आवश्यक समझूंगा और मैं आपको दूंगा भी, ठीक है। तो चलिए बाकी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। देखिए क्या बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इशू बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एफपीआई की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था बीओपी के बारे में आप लोगों से पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब बात कर रहे हैं वो एफपीआई की, बोला गया है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू, ठीक है, ओवरसीज इन्वेस्टर वो वांट टू बी ए पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट का वो पार्ट बनना चाह रहे हैं, लेकिन विदाउट रजिस्टरिंग देम सेल्फ डायरेक्टली, वो बिल्कुल डायरेक्टली रजिस्टर नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। वो मतलब कहने का ये है कि वो इन्वेस्टमेंट तो करना चाह रहा है बट सेबी में, बट रजिस्टर कहाँ होता है, सेबी में होता है, ठीक है, सेबी, क्योंकि सिक्योरिटी की बात हो रही है ना, सिक्योरिटी बॉन्ड्स कौन देखता है, सेबी देखता है। बट सेबी में रजिस्टर बिना किए, सेबी में रजिस्टर नहीं करना चाहता लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, ध्यान रखना, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है हमारी स्टॉक मार्केट में, ठीक है, लेकिन वो विदाउट रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो बताइए ऐसा कौन सा रास्ता है कि भाई एक विदेशी आदमी हमारा एफपीआई में इन्वेस्टमेंट कर सकता है विदाउट सेबी में रजिस्ट्रेशन किए। क्या वो सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, बताइए क्या वो सर्टिफिकेट डिपॉजिट है। आप कहोगे नहीं सर, बिकॉज क्योंकि सर्टिफिकेट डिपॉजिट कौन इशू कर रहा है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, भाई डिपॉजिट का सर्टिफिकेट कौन देता है, आप डिपॉजिट कहाँ करते हो, आप बैंक में तो करते हो ना, तो हाँ सर ये तो बैंक का काम है, तो स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया। कमर्शियल पेपर किसी कंपनी से रिलेटेड लग रही है ना टर्म, सीधी सी बात है, कमर्शियल पेपर कौन करेगा, कमर्शियल मतलब कंपनी से रिलेटेड है, ये तो गलत हो गया। प्रोमिसरी नोट की बात, प्रोमिसरी नोट की बात कर रहा है, ठीक है, कोई प्रोमिसरी नोट के द्वारा आपको इन्वेस्टमेंट करवाएगा क्या, आपको कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है, ठीक है, सिर्फ लीगल प्रोमिस होता है, तो ये तो लीगल प्रोमिस होता है कानूनी, कि भाई हमने बोल दिया भाई हाँ मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप मुझे इतने रुपए दोगे, आने वाली 2 तारीख 10 तारीख में ये हमारा प्रोमिसरी नोट है, यहाँ आपके साइन होंगे, ये होंगे, तो ये तो इन्वेस्टर से कोई मतलब नहीं होता इसका, ये भी गलत हो गया। अब आती है डी, बचा डी, पार्टिसिपेटरी नोट। देखो कॉमन सेंस आप यदि लगाओगे तो आप डी राइट कर दोगे। कमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट, सर्टिफिकेट डिपॉजिट और पार्टिसिपेटरी नोट, ये थोड़ा यूनिक दिखा है, थोड़ा समझोगे, लॉजिक लगाओगे तो जिसने अच्छे से पढ़ रखी है चीज़ें वो लॉजिक लगा देगा, उसका लॉजिक काम आएगा, ठीक है। तो डी इज़ राइट, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में, ठीक है। देखिएगा, देखो जो एफपीआई क्या होता है, एफपीआई होता है इंडिया की किसी कंपनी में कोई बाहर वाला व्यक्ति, जो विदेशी व्यक्ति है, जो फॉरेन पर्सन है, वो इंडिया की किसी कंपनी में 10% से कम का इन्वेस्टमेंट करता है, 10% से कम का इन्वेस्टमेंट करता है उसके स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में, तो वो बोला था एफपीआई, ठीक है। यदि वो इन्वेस्टमेंट हो जाए, यदि ये इन्वेस्टमेंट हो जाए किससे, 10 से बड़ा, 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए तो वो होती है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सब मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, और जो मेरी बैक टू बैक वीडियोस देख रहे हैं 2011 से, वो इस चीज़ को, टर्म को अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये होगी बात। अब जो आपका पी नोट है, पार्टिसिपेटरी नोट, इसको हम पी नोट भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पी नोट, इसको हम क्या बोलते हैं, पी नोट। मैं सॉरी यहीं समझा देता हूँ आपको यहाँ पे साइड में, हाँ इसको बोलते हैं पी नोट, ठीक है। पी नोट जो है ना, ये एक तरह से बोल सकते हो कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, मैं लिखता हूँ फॉरेन इन्वेस्टर है, वो डायरेक्टली ना, वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है इसके थ्रू, जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक है, ध्यान रखना है ना।
और इसको सिर्फ एफपीआई पे नोट्स कह सकते हैं, एफपीआई के लिए, ये बस ये ध्यान रखना, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इशू करते हैं, ठीक है, एफपीआई इसको जारी करता है। अब आगे मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, आंसर आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, जस्ट वेट, सॉरी जुकाम हो रहा है थोड़ा, तबीयत डाउन चल रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बात कर रहे हैं AIIB, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशंस। चलिए हमको नहीं पता, हम स्टॉप करते हैं। दस, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIB, नहीं पता, स्टॉप। AIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। एक बात बताइए, भले इसका नाम क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB की बात कर रहे हैं, ठीक है, AII की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। भले ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, बट मेंबरशिप तो कोई भी ले सकता है ना, इसने ये तो नहीं बोला कि सिर्फ और सिर्फ जो एशिया वाला पार्ट है, जो एशिया के मेंबर्स हैं, जो एशिया कंट्री हैं, वही मेरे मेंबर बनेंगे, ऐसा तो नहीं है ना भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, इनको फंड की भी जरूरत होगी, जो इसके मेंबर बनेगा कहीं ना कहीं फंड तो देगा ही ना, ठीक है। अब मान लो इसका मेंबर मैं, मान लो इसको मैं बना देता हूँ, कनाडा बना देता हूँ, ठीक है, कनाडा इसका मेंबर मान के चलिए, कनाडा बन गया, ठीक है, लेकिन कनाडा कहाँ पड़ रहा है, यूएसए में पड़ रहा है, ठीक है, यूएसए में कनाडा आपका पड़ रहा है, बट बोला गया है कि एक बैंक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसको फंड की जरूरत पड़ेगी, ये कैसे एक तरह से बाइंडिंग कर देगा कि सिर्फ और सिर्फ एशियन मेंबर ही होंगे, ऐसा तो नहीं कि इसको फंड चाहिए, हाई लेवल में फंड चाहिए यदि करना है, ठीक है। तो मतलब कहने का, हाँ सर ये बात सही कह रहे हो कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एशिया। अरे मतलब सिंपल से बोल दिया कि भाई एशिया के बाहर का कोई भी इसका मेंबर नहीं है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट साफ गलत है। मैंने बता दिया क्यों गलत है, क्योंकि भैया ये फंड चाहिए, मेंबर जो होगा वो फंड भी देगा, शेयर भी देगा, इसको अपना व्यापार भी बढ़ेगा, इसका समझ रहे हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो थर्ड इज रॉन्ग, तो मतलब आप कहाँ पहुँच गए अपने राइट आंसर पर, राइट आंसर ए ओनली, ठीक है। राइट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन है। देखिए AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर्स, यस होंगे, सिंपल सी बात है यार, क्योंकि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है और एशिया कंट्री भी काफ़ी सारी है अपने आप में, तो 80 मेंबर्स तो उससे ज़्यादा होंगे ही, है ना। तो आंसर इज 1 ओनली, मैंने आपको बता दिया बेसिक लोग। सेकंड स्टेटमेंट में जो बोला ना, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, इंडिया नहीं है, चाइना है, चाइना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, इस बात का ध्यान रखना, इंडिया नहीं है, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। देखिएगा, बोला गया है द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाय, पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन को कौन सेलेक्ट कर रहा है, किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक, बताइए किसके द्वारा किया जाता है। भाई पहली बात, हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ा है, ठीक है, हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने कभी नहीं सुना कि ये भाई पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरपर्सन को जो है सेलेक्ट करता है, नहीं, ये रेगुलेटरी बॉडी है भाई, ये रेगुलेटर है, RBI जो है रेगुलेटर है, अपॉइंटर नहीं है, ये अपॉइंट नहीं करता है, ठीक है। RBI जो है वो रेगुलेटर है, ठीक है, ना कि अपॉइंटर। तो सिंपल है, स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ये क्या करेगी, क्या ये चेयरपर्सन मतलब बैंक के चेयरपर्सन को अपॉइंट करेगी, वो सॉरी सेलेक्ट करेगी, ये काम तो नहीं करेगी ना, बहुत सारे काम होते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये तो फाइनल अप्रूवल देगी कि हाँ जी ठीक है, हमने साइन कर दिया, आपको अप्रूवल मिल गया, ये आप लोगों ने जो सेलेक्ट किया है इसको बिठा दीजिएगा चेयरमैन पर्सन की सीट पे, ठीक है, ये फाइनल अप्रूवल दे सकती है, ठीक है। चलिए स्टेट नंबर डी पढ़ते हैं। भाई बैंक खुद अपना चेयर अपॉइंट नहीं करता है, बोला ऐसी तो बात कि भाई बैंक का जो मैनेजमेंट होता है, जो बैंक का मैनेजमेंट है वो खुद अपॉइंटमेंट करता है अपने चेयरपर्सन, यार ऐसे तो नहीं हमने कभी सुना, ठीक है। तो बैंक तो खुद नहीं करता, गलत हो गया। तो बचा क्या, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, ये दिख भी रहा है बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, ये राइट है। बट एक नॉलेज के लिए आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा अपडेट कर देता हूँ करंट से, ठीक है। अब बैंक जो पहले था ना, मतलब BB जिसको बोलते थे, BB बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, BB जिसको बोलते थे, ठीक है। अब इसको हटा दिया गया है, इसकी जगह कौन लाया गया है, इसकी जगह लाया गया है आपका FSIB, ठीक है, FSIB जिसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ब्यूरो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, आप बोलोगे सर क्या लिखते हो, थोड़ा जल्दबाजी में लिखता हूँ तो हो जाता है, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ब्यूरो, ये पूरा नाम है। जो पहले ये काम बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो करता था, अब वो काम ये करने लगे। तो यदि अब क्वेश्चन आए बन के आप लोगों के सामने प्रीलिम्स में कि चेयरमैन जो है पब्लिक सेक्टर बैंक सेलेक्टेड बाय किसके द्वारा करते हैं, तो ऑप्शन में ये तो रहेगा नहीं। यदि ये रहा भी है, यदि ये है भी ऑप्शन में, तो वो गलत होगा, आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन जरूर मिलेगा, FSBI,
अब मैं मान के चलिए इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, डी ऑप्शन मान लीजिए मैंने लिख दिया FSIB। तो बताइए क्या ऑप्शन सही होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा? नहीं सर, ये तो पहले करता था, इसको हटा दिया गया, ये भी नहीं, FSBI इज राइट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इसको 2022 में बनाया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है गवर्नमेंट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस मिनिस्ट्री। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके मैं रोल्स भी बता देता हूँ आपके, रोल क्या है। ठीक है, FSIB के रोल क्या है, ये रिकमेंडेट करते हैं चेयरपर्सन को। ठीक है, मैन MD जो आपके होते हैं उनको मैं लिख देता हूँ, चेयरपर्सन को, जो बैंक के MD होते हैं उनको अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, आपके जितने भी फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक है, जितना भी आपका PSBS है, पब्लिक सेक्टर बैंक से, उनके जितने भी आपके कौन है डायरेक्टर्स हैं, उनको अपॉइंटमेंट करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैंने आप लोगों को ये पूरा बता दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ, सॉरी मैं इसको कर देता हूँ, PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप पिकअप कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI की बात कर रहे हैं, इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर, प्लस फार्मर्स को जो दिया जाता है। ठीक है, प्लस और क्या होता है उसमें, क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, पहला क्या बोला गया है आपसे बोला गया है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, ठीक है, या इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, या ठीक है प्रोसिक्योरमेंट इंसिडेंशियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, या ये दिया जाता है, या ये आपका दिया जाता है चार्ज फॉर गुड डाउन्स। ठीक है, अब बात हो गई यहाँ पे। अब आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, मैं यदि आपको सही से समझाऊँ ये सब चीज़ें, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इस चीज़ की। ठीक है, डिटेल में हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक बात बताइए मुझे, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब बताइए मुझे क्या है, बताओ। देखो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब होता है जब FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो फार्मर है हमारे, जो ये फार्मर है, किसान है, ठीक है, से फार्मर से कोई अनाज खरीदा जाता है, वीट या बोल सकते हो बाजरा वगैरह, मैं लिख देता हूँ है ना, गेहूँ लिख देता हूँ, अनाज, वीट या अनाज है ना, ये कुछ खरीदता है, तो उस पर जो MSP देना होता है, खरीद पर जो MSP देना होता है, क्या होता है MSP जो देना होता है ना, जो देना है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। सॉरी, MSP देना ही कॉस्ट नहीं होती है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूँ ध्यान से, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, एक बात देखिए, ये हमारा FCI है, ये FCI है, ये हमारे फार्मर है। ठीक है, FCI फार्मर से क्या खरीद रहे हैं, FCI फार्मर से खरीद रहे हैं वीट, मतलब गेहूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब FCI फार्मर को क्या दे रहे हैं, MSP। क्या हम इसको इकोनॉमिक कॉस्ट बोल सकते हैं? आपको कि नहीं सर ये इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं है, ये सिर्फ MSP है। ठीक है, अब इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, समझिए, क्योंकि FCI को जो वीट है वो खरीदना भी है, वो परचेज भी करना है, उसको उठाना भी है, हैंडलिंग भी करनी है। ठीक है, उसकी हैंडलिंग भी करनी है। ठीक है, उसको स्टोर भी करना है, FCI को। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी करना है। ठीक है, एंड आपको PDS, ठीक है, PDS तक भी पहुंचाना है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, ये सब मिलकर जो खर्चा होता है, इन सब मिलकर जो इन पर खर्चा होगा, जो कॉस्ट लगेगी, उसको बोलते हैं इकोनॉमी कॉस्ट। तो इस बात का समझ जाना कि इकोनॉमिक कॉस्ट में MSP काउंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ MSP नहीं आता। इकोनॉमिक कॉस्ट में ये सब चीज़ें आती हैं कि आपको भाई परचेज करना है फार्मर से, दूसरी बात उसको हैंडलिंग करना है, स्टोर भी करना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है, PDS भी करना है। ठीक है, ये सब पे जो कॉस्ट आएगी वो कहलाती है आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट, पहली बात। ठीक है, अब इकोनॉमिक कॉस्ट के कॉम्पोनेंट क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट के मेन कॉम्पोनेंट, इकोनॉमिक कॉस्ट के मेन कॉम्पोनेंट्स की मैं आपसे बात करता हूँ, तो मुझे बताना क्या है। इकोनॉमिक कॉस्ट के मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं आपका MSP प्लस बोनस, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, जस्ट वेट, मैं पानी पी लेता हूँ। आइए, ये तो मैंने बता दिया, मेन कॉम्पोनेंट्स आपका MSP और बोनस होता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो याद रखना है। सेकंड पॉइंट है, पहले पॉइंट, सेकंड पॉइंट की बात करें, प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, इंसिडेंटल्स लाइक खरीद का खर्चा, प्रोक्योरमेंट। ठीक है, प्रोक्योरमेंट क्या होगा, मतलब इंसिडेंशियल, मतलब खरीद का खर्चा जो है। अब इसका मतलब क्या है, जब भी आपका FCI, जब आप FCI मंडी में, इसमें मंडी, जो हमारी मंडी होती है, गेहूँ मंडी, अनाज मंडी सॉरी, मंडी में खरीद करता है। ठीक है, अब वो मंडी में जाके खरीद कर रहा है, कौन कर रहा है, FCI कर रहा है। ठीक है, FCI मंडी में जाके वीट खरीद रहा है, गेहूँ खरीद रहा है, तो उसका खर्चा क्या हो रहा है,
एक्स्ट्रा हो गया ना, उसका एक्सपेंशन क्या हो रहा है, वो एक्स्ट्रा हो रहा है। जो एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंसेस है उसके, वो क्या हो गए, वो बढ़ गए, वो ज़्यादा हो गए, खर्चा ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसको मंडी से उठाना है। ध्यान रखना, मंडी के रेट पे मिलेगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अब इसमें शामिल क्या है, इस एक्सपेंशन में शामिल क्या है, यदि वो मंडी से FCI वीट उठा रहा है, खरीद का खर्चा ले रहा है, तो भाई देखो किसान है, किसान अपना गेहूँ कहाँ छोड़ेगा, वो मंडी में छोड़ेगा, सिंपल सी बात है। और मंडी से कौन उठाएगा, FCI उठाएगा। और FCI को जब मंडी से लेगा तो क्या देगा, वो मंडी टैक्स भी देगा, फिर मंडी का टैक्स भी देगा, ठीक है। वो लेबर चार्ज भी देगा, भाई लेबर जो ट्रक में भरेगी सामान उसका चार्ज भी देगा, सिंपल है, लेबर चार्ज भी देगा, ठीक है। फिर वो भाई जो गुनी बैग्स है, गुनी बैग्स मतलब बोरी आपकी, जो गुनी बैग है, गुनी बैग्स मतलब बोरी, इनका भी चार्ज देगा ही देगा। हैंडलिंग कॉस्ट का चार्ज देगा, उसको संभालने का हैंडलिंग कॉस्ट का भी चार्ज देगा, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब क्या कह रहे हैं आपके, ये सब कहलाते हैं आपके प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में खरीद का खर्चा। तो भाई ये हो गया आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे हमारी जो है वो स्टोरेज कॉस्ट आएगी। मैं आंसर आपको करवा दूंगा, बट मेरा मेन मकसद है आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, ठीक है, ध्यान रखना। अब स्टोरेज कॉस्ट, भाई कहीं जो आपका ग्राउंड आप लोगे, गोदान लोगे, होल लोगे, ठीक है, गोदान लोगे रेंट पर, वहाँ भी तो आपको खर्चा देना होगा, क्योंकि स्टोरेज करने के लिए आपको वेयर हाउस मेंटेनेंस करना होगा, वेयर हाउस मेंटेनेंस में आपका खर्चा आएगा, ठीक है। सिक्योरिटी आपको देनी होगी वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कहने का ये भी हमारा खर्चा हो गया, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, ठीक है। तो मतलब कहने का फिर आपका क्या आ गया, आपका चौथे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया, क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा। मतलब आपका ऑफिस, मान लो आपका ऑफिस यूपी में है, लेकिन आपको बोला गया कि भाई आप अपना जो भी आपका वीट है जो आपने इकट्ठा किया है वो पंजाब मांग रहा है, तो पंजाब को दीजिए जाके। तो आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट होगा, आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ नंबर पर क्या होगा, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा। भाई लोन का ब्याज जो है FCI MSP देने के लिए बैंक से लोन लेता है, ध्यान रखना। आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगा, बिकॉज देखो जो भी आपने फार्मर को क्या दी है, MSP दी है, ठीक है, वो FCI कहाँ से उठाता है, ये उठाता है बैंक से, समझ रहे हो मेरी बात। बैंक है वो आपको MSP का पैसा देगा FCI को, FCI किसको देगा, फार्मर को देगा, सिंपल सी बात है। तो आपको जो पैसा दिया है वो किस पे दिया है, इंटरेस्ट पे तो दिया है ना, वो इंटरेस्ट पे तो दिया है ना, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। वो कॉस्ट में ऐड होने लगता है इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, अब मैं आपको कीवर्ड में इसको समझा देता हूँ, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला इजी बता देता हूँ, इतने बात आप समझ सकते हैं मेरी बात जो मैंने आप लोगों को समझाई है, ठीक है। आइए अब मैं इसको आपको कीवर्ड में बताऊंगा कि क्या होता है आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट में, ठीक है। चलिए, मैंने ऊपर आपको जो जो पॉइंट्स बताए थे ना, ये आपको मैंने ओपनली बता दिया ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। देखिए अब सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आगे के लिए। इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि होता क्या है ना, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या होता है। इसमें आता है आपका MSP प्लस आपका PIC प्लस आपका SC मतलब स्टोरेज कॉस्ट प्लस आपका DC, ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्लस आपका IC मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। PIC आप समझ गए, PIC का मतलब आपको मैंने बताया प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल्स, ठीक है। ये सब मिलकर क्या बना रही है, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बताओ, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं आपके लिए, ये सब मिलकर बना रहे हैं सर हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट। ये होती है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ MSP ऐड नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, मेरा मेन मकसद ये समझाने का था, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, ठीक है। सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू फार्मर्स प्लस, देखो प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंशियल आ गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ गया, तीनों में दोनों आपको समझाया, PIC बताई मैंने कॉस्ट, DC कॉस्ट बताई, ठीक है। ये इस स्टेटमेंट में पूरा हो गया। यहाँ सिर्फ लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट आता है, अरे नहीं भाई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आता है, MSP भी आता है, स्टोरेज कॉस्ट भी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आता है, प्रोक्यूरमेंट है ना इंसिडेंशियल भी आता है, ये सब चीज़ आती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो ये गलत हो गया, ओनली बात कर रहा है, जहाँ भी ओनली आ जाए हमारे एक बार को हम सोचते गलत है। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, नहीं भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आता है, सीधा सीधा बहुत सारी कॉस्ट आती है, वो हमने यहाँ पढ़ लिया कि भाई इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या क्या ऐड है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया है ना। चार्जेस फॉर गो डाउन्स, ठीक है भाई ये भी आ रहा है, चार्जेस फॉर गो डाउन्स, ठीक है, ये आ गया। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही है, तो हमें पता है कि भाई ये दो इज राइट, ठीक है। चलिए UPSC ने इसको राइट बनाया, आगे बढ़ते हैं अब हम, जस्ट वेट। आइए क्वेश्चन में क्या बोला गया वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आप लोगों से, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, सोशल कैपिटल के बारे में मैंने कल आपको एक टर्म बताई थी, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम लोगों ने बात की थी। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है बताया था मैंने आप लोगों को, अच्छी एजुकेशन मिलना एक ह्यूमन को, स्किल्स मिलना, ट्रेनिंग मिलना,
ठीक है, अच्छे हेल्थ होना, तो ये सब क्या है, ये ह्यूमन कैपिटल होती है। क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल होती है। ठीक है, बट हमसे क्या पूछा है, सोशल कैपिटल के बारे में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए आप लोग, क्या बोला गया है। बोला गया है द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेसी इन द पॉपुलेशन। ये मैंने बताया लिटरेसी एजुकेशन, मतलब ये किस में आ गया, ह्यूमन कैपिटल का पार्ट हो गया, ह्यूमन कैपिटल का पार्ट हो गया। ये तो नहीं हुआ क्योंकि हमसे सोशल कैपिटल पूछा है। द स्टॉक ऑफिस बिल्डिंग अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, ये क्या है, बिल्डिंग्स, ये सब क्या फिजिकली तो है, ये सब फिजिकल है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, क्या फिजिकल है। ठीक है, मशीन्स हो गई हैं, बिल्डिंग्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, तो ये कैसी बोल सकते हैं कि कैपिटल है, आपको सिर्फ फिजिकल कैपिटल है। ये क्या है, फिजिकल कैपिटल, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। सी द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, बताइए, ये ह्यूमन रिसोर्सेज फैक्टर है। ये द साइज ऑफ पॉपुलेशन, हमारे पास पॉपुलेशन का साइज है जो वर्किंग एज ग्रुप का है, मतलब ठीक है, तो मतलब ये क्या है, एक हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारा, ये दिखा रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी नहीं हुआ क्योंकि हमारे सोशल कैपिटल की बात कर रहे हैं। अब डी द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हारमोनी इन द सोसाइटी, यस दिस इज द राइट, सोसाइटी सोशल कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सोशल कैपिटल के बारे में, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी लास्ट लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, वो मत करें। सोशल कैपिटल की क्या है, सोशल कैपिटल क्या होता है, देखिए भाई सिंपल सी बात है, सोशल कैपिटल के अंडर जो आता है वो आता है ट्रस्ट। ठीक है, कोऑपरेशन करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, ठीक है, एक दूसरी वैल्यूज़ करना, ठीक है, नेटवर्क बनाना, आपका नेटवर्क एंड आपका हारमोनी, ये सब वैल्यूज़ होते हैं कौन से, सोशल कैपिटल्स की। ठीक है, जो लोगों को मिलकर काम करने में मदद करते हैं। भाई आपको हमारे पे ट्रस्ट है, हम आपके यहाँ काम करेंगे, सिंपल सी बात है, मतलब कोऑपरेट करेंगे, विश्वास करेंगे, वैल्यू होगी हमारी, नेटवर्क बनेगा एक, ठीक है, हारमोनी होगी, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, ये इनविजिबल कैपिटल है। सोशल कैपिटल कैसी होती है, ध्यान रखना, इनविजिबल होती है, इनविजिबल कैपिटल। ठीक है, ये दिखती नहीं है पर डेवलपमेंट में बहुत पावरफुल है, डेवलपमेंट में बहुत पावरफुल है, भले ही दिखेगी नहीं। तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, आइए, बोला गया परचेसिंग पावर परसेटिव ट्रिपल पी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज, यस दिस इज द राइट आंसर। बिकॉज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ट्रिपल पी का, आप लोगों को पता भी होगा, जिन्होंने वीडियोस देखे हैं मेरी, फॉलो कर रहे हैं, जो वैसे भी अपनी बुकें पढ़ रहे हैं, सबको पता होगा बेसिक जो सीरियस है। ठीक है, देखिए जो ट्रिपल पी होता है आपका परचेसिंग पावर परसेटी, इसका क्या होता है कि आपको मतलब डिफरेंट टू कंट्रीज़ है, ये आपका यूएसए, ये आपका इंडिया है। ठीक है, मान लो कोई बर्गर आपको इंडिया में सॉरी यूएसए में $5 का पड़ रहा है, कितने डॉलर का पड़ रहा है, $5 का, वेट $10 का मान लीजिए। ठीक है, और यही बर्गर, अरे डॉलर कैसे बन रहा है, हाँ यही बर्गर आपका इंडिया में ₹200 का है। ठीक है, अब है बर्गर, बात कर रहे हैं लेकिन किसकी, बर्गर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये भी बर्गर, ये भी बर्गर। ठीक है, तो मतलब कहने का भाई यहाँ परचेसिंग पावर देखी जाती है। ठीक है, तो वही बोला गया कि बोलो क्या बोला गया कि कैलकुलेट की जाती है कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड, यहाँ सेम बास्केट है, सेम मतलब सेम गुड है, बर्गर है, ये भी बर्गर है, इनके प्राइस पे कंपेयर किया जा रहा है एंड ठीक है इन डिफरेंट कंट्रीज यूएसए एंड इंडिया। ठीक है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं, इन टर्म ऑफ ट्रिपल पी डॉलर के टर्म में इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, नहीं गलत हो गया, 6 नहीं है, हम फिलहाल 3rd नंबर पे हैं, 3rd नंबर पे। ठीक है, कौन से नंबर पे, 3rd नंबर पे, 3rd या 4th रफली इतना ही है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट होगी। ठीक है, बात समझ गए मेरी, कोई दिक्कत। देखो सिंपल सी बात है, जो मैं आपको वेट यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, ध्यान रखना इस बात का जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए ये यूज़फुल होती हैं, जो ट्रिपल पी एक्सचेंज रेट है, जो एक्सचेंज रेट्स हैं, ठीक है, ये काफ़ी यूज़फुल होती हैं बिकॉज दे आर एडजस्ट द डिफरेंस इन प्राइस लेवल अक्रॉस कंट्री। बिकॉज कि यूज़फुल क्यों है, जो ट्रिपल पी एक्सचेंज रेट्स हैं वो हमारे लिए यूज़फुल क्यों है, बिकॉज दे एडजस्ट डिफरेंस, ये डिफरेंस बताते हैं किस में, डिफरेंस बताते हैं प्राइस इन प्राइस लेवल्स एक्रॉस, ठीक है, कंट्रीज, एक्रॉस कंट्री में क्या बता रहे हैं वो डिफरेंस बता रहे हैं प्राइस पावर में कितनी है। ठीक है, और दे मेजर रियल परचेसिंग पावर, नॉट मार्केटिंग एक्सचेंज रेट नहीं दिखा रहे हैं, ये रियल परचेसिंग पावर की बात करती है, रियल परचेसिंग, मैं लिख दूँ परचेसिंग पावर, रियल परचेसिंग पावर, यहाँ मार्केट प्राइस की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है,
लार्ज इकोनॉमी विद लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ्टन रैंक हायर ट्रिपल बी टर्म्स कंपेयर टू द नॉमिनल जीडीपी रैंकिंग। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी रैंकिंग से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, समझिए मेरी बात। तो मतलब कहने का ये है सिंपल कि नॉमिनल जीडीपी पे हम जो है सॉरी मैंने क्या बोला था, मैं लास्ट स्टेटमेंट द्वारा बोलता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ कि बोला गया है जो लार्जर इकोनॉमिक्स विद लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ्टन रैंक हायर इन ट्रिपल पी टर्म्स कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। कंपेयर कर सकते हैं किसको? नॉमिनल जीडीपी से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, समझ गए। नॉमिनल जीडीपी में भारत 4th नंबर पे है, लेकिन ट्रिपल पी जीडीपी के मामले में भारत 3rd नंबर पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम आप लोगों के लिए। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, चलिए इस बारे में देखते हैं क्या बोला गया हमारे क्वेश्चन में। बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट या आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडिया रूपी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लॉजिकल हम हर चीज़ देखेंगे। ठीक है, पहले देखें रुपया गिरता क्यों है, मैंने आपको ऊपर बता दिया रुपया गिरता क्यों है, ध्यान रखना। ठीक है, जो हमारी रुपीज़ है, जो हमारी करेंसी है, स्लाइड ऑफ इंडिया रुपीज़ है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट टेक टू स्टॉप द स्लाइड इंडिया रुपीज़। ठीक है, पहली बात है इंडिया रुपीज़ गिरता क्यों है, जो हमारा रुपया है वो गिरता क्यों है, एक बात बताइए आप सब। या तो डॉलर की डिमांड, जो हमारा डॉलर है, सॉरी जो यूएसए का डॉलर है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाए तो रुपीज़ गिरेगा, हमारा एक्सपोर्ट कम होगा और इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तब भी गिरेगा। मैंने अभी आपको रिसेंटली समझाया। ठीक है, कैपिटल आउटफ्लो हो गया है हमारा, कैपिटल आउटफ्लो यदि होता है बढ़ता है। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व पे हमारा क्या है, प्रेशर बढ़ गया है तो हमारा रुपया गिरेगा। मतलब ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, ध्यान रखना, यदि हमको रुपया को स्ट्रॉन्ग करना है, यदि रुपया को, ये तो हो गया रुपया का गिरना, यदि हमें अपने रुपीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, तो हमें क्या होगा, हमको भाई एक तो डॉलर का इनफ्लो बढ़ाना होगा, अपने देश में डॉलर को लाना होगा। ठीक है, ठीक है, तो जब इनफ्लो बढ़ेगा हमारा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा ये चीज़ें बढ़ेंगी, स्ट्रॉन्ग होगा हमारा, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। कोई दिक्कत, समझ रहे हो। हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना होगा तब भी हमारे यहाँ डॉलर बढ़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट पे आते हैं। ठीक है, कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। ठीक है, एक बात बताओ, क्या ये बात सही है, बताइए। जब हमें दिख रहा है कि हमसे सीधा बोला गया है कि भाई रुपया जब गिर रहा है, ठीक है, उसको उठाने के लिए ये हम बोल सकते हैं कि मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ द गवर्नमेंट आरबीआई टेक्स टू स्टेप, ठीक है, इन द ये, तो मतलब कहने का ये कि बैंक द्वारा उठाए जाने की ऐसे कौन से कदम की संभावनाएं बहुत कम है यदि रुपया गिर रहा है, उसकी गिरावट को रोकने के लिए, हमारे रुपीज़ का फॉल डाउन चल रहा है, उसको रोकने के लिए आरबीआई इनमें से कौन सा स्टेप नहीं लेगा। सिंपल सी बात है। हाँ भाई देखो पहली बात है कर्बी इंपोर्ट्स नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। यस, ठीक है भाई, जो हमारी गैर जरूरती जितनी भी वस्तु है, जो हमारी गुड्स है, उनको हम इंपोर्ट क्यों करेंगे जब हमें जरूरत ही नहीं है, उस पर रोक लगा दीजिए भाई। इंपोर्ट करेंगे तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व गिरेगा, क्योंकि हमको इंपोर्ट करें तो पैसा डॉलर में देना होगा, तो हम फालतू की चीज़ क्यों खरीदें, हमको जरूरत ही नहीं है, तो उस पर रोक लगा दें। तो ये तो करेगा, ये तो करेगा ही करेगा। ठीक है, हमसे पूछे क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा आरबीआई गवर्नमेंट, क्या नहीं करेगी, ये तो करेगी। दूसरी बात है इंकरेजिंग इंडियन बोरोयर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड। अब मसाला बॉन्ड समझ रहे हो आप, मसाला बॉन्ड, मैंने आपको मसाला बॉन्ड शायद 2018 या 2017 में पढ़ाया है। मसाला बॉन्ड हम विदेशों में जारी करते हैं ताकि विदेशों से जो रुपया है, रुपया में इन्वेस्टमेंट हो और रुपया हमारे इंडिया में आए। ठीक है, मतलब कहने का ये यूएसए है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, हम यहाँ पे मसाला बॉन्ड जारी करते हैं, जो यहाँ भारत के नागरिक हैं वो उनको परचेज़ करते हैं। जब वो परचेज़ करेंगे रुपये के लिए तो हमारे अंदर पास क्या आएगा, पैसा आएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का हाँ भाई वो ये भी करेगा रुपये को रोकने के लिए, क्योंकि रुपया आएगा, ये बाहर से रुपये में इन्वेस्टमेंट होता है, ध्यान रखना, इसमें डॉलर में नहीं होता है, रुपये में होता है। ठीक है, ये भी करेगा आरबीआई। तीसरा एजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ठीक है, बाहरी जितनी भी कमर्शियल उधार से जुड़ी शर्तों में ढील देगा, यस, कोई दिक्कत नहीं है, ये करेगा। बट फॉलोइंग ए एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी, भाई नहीं, ये नहीं करेगा, इससे रुपया कमज़ोर होगा, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा आने लगेगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप, तो वो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक्सपेंसरी होगी चीज़ें, एक्सपेंसरी करेगा मॉनेटरी पॉलिसी को। ठीक है, यदि वो बढ़ाएगा तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा। मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना, मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को यदि एक्सपेंसिव कर रहा है तो क्या होगा, मतलब उसको ढील दे रहा है,
किसमें, मॉनेटरी पॉलिसी में। तो रेपो रेट क्या हो जाएगी, रेपो रेट कम हो जाएगी, रेपो रेट कम हो जाएगी तो प्राइमरी लैंडिंग रेट जो है बैंकों का वो भी कम होगा, लोन ज़्यादा लिया जाएगा। क्या होगा, लोग क्या लेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे, लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा आएगा तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी तो इन्फ्लेशन भी आप लोगों का इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और हमारी जो कैपिटल है वो भी आउटफ्लो होगी, तो इससे क्या होगा, रुपया कमज़ोर होगा, तो वो आरबीआई ऐसा कदम नहीं लेगा। तो राइट आंसर इज़ डी, क्योंकि हमसे पूछा था क्या नहीं करेगा, तो राइट आंसर डी, ठीक। अब आप बात समझ में होगी मेरी बात, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि रुपया गिर रहा होगा तो पॉलिसी टाइट करेगा वो, ध्यान रखना। चलिए, बोला गया है कि मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए मल्टीप्लायर जो इन इकोनॉमी इंक्रीज कैसे होगा। आपको पता है कि जो मनी मल्टीप्लायर है इसकी जो काउंटिंग की जाती है, जो गणना की जाती है, जो काउंटिंग की जाती है वो होती है कि हमारे पास रिजर्व में कितना, रिजर्व रेशो के बेस पर रखी जाती है, किस पर, रिजर्व रेशो के बेस पर की जाती है, ठीक है। निर्धारित करते हैं कि बैंक को प्रत्येक जमा राशि का, इसके ऊपर डिपॉजिट जो राशि है, जो कैश है, उसका कितना हिस्सा उसने रिजर्व में रखना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर देखो, मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको, छोड़िए सब चीज़ें। मनी मल्टीप्लायर जो है ना वो कब इंक्रीज़ होता है, जब आपकी बैंकिंग हैबिट में, आपकी पॉपुलेशन की बैंकिंग हैबिट जो है वो इंक्रीज़ होती है, जब मनी मल्टीप्लायर कहलाता है। थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ क्योंकि टाइम हो गया है मेरा, एक जगह मेरे को मीटिंग में जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो रोकता हूँ। आपको 2019 का मैंने कंप्लीट PYQ करवा दिया है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे, मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट को आपको यदि समझना है तो थोड़ा सा मेरा लेक्चर देखिएगा जाके, मैंने वहाँ पे भी इस चीज़ को समझाया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट में। बाकी मैं आने वाली वीडियोस में, क्योंकि वहाँ मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है, आराम से समझा दूंगा, ठीक है। सॉरी आप सब लोगों के लिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। और बाकी आप लोग कीजिएगा सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा यार, आप लोगों के लिए मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सब, बाय बाय।